नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम के जरिए हमारा ये मकसद रहता है, ये प्रयास रहता है कि आप तक जानकारी पहुंचाएं कि तमाम बीमारियों का इलाज आज पद्धति जो आयुर्वेदिक पद्धति है हमारी, उसमें किस तरह से संभव है, उसमें किस तरह से किया जाता है। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है हमारे मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी, पक्षाघात, जिसे पैरालिसिस और लकवा भी कहा जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद में पक्षाघात का इलाज किस तरह से किया जाता है। इस बीमारी को और भी करीब से हम समझने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर चंद्र मोहन कंसल जी स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो हमारा विषय है पक्षाघात, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं आसान शब्दों में कि ये बीमारी आखिर है क्या और कितनी घातक ये मनुष्य के लिए हो सकती है। देखिए, पक्षाघात जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पक्ष का आघात होना। और पक्ष कहते हैं हिंदी के शब्दों में देखा जाए, जैसे मंथ के दो हिस्से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ऐसे ही शरीर के पक्ष का मतलब होता है कि आधा हिस्सा, आधे, तो इसको पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस कहते हैं, हेमीप्लीजिया भी कहते हैं। और शरीर का आधा हिस्सा या तो कमज़ोर हो जाता है या अचानक कार्य करना बंद कर देता है। सेंसेशन पूरा रहता है, आप कोई भी चीज़ चुभाएंगे तो पता लगेगा कि मरीज कहेगा हाँ मुझे पता है। पैर में चुभाएंगे लेकिन पैर को वो सकोड़ नहीं पाएगा। अगर पैर आपने मोड़ दिया तो पैर को फैला नहीं पाएगा। जो उसकी ऑर्डर देने की ब्रेन की पावर होती है, मोटर एक्टिविटी होती है, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो आधा हिस्सा काम करेगा, आधा काम नहीं करेगा। अगर आप पेशेंट का हाथ पकड़ लेंगे तो उसको हाथ वो छोड़ा नहीं पाएगा, हाथ को मोड़ देंगे तो फैला नहीं पाएगा। टांग को अगर उसको एक तरफ बीच में कर देंगे तो टांग गिर जाएगी उसकी। और कभी कभी क्या होता है कि चूँकि आधी बॉडी का होता है और इसमें बोलने में दिक्कत आने लगती है, पीने में दिक्कत आने लगती है, और ये है ब्रेन से कनेक्टेड पूरा पूरा। इसका मेन कारणों में क्या होता है कि वैसे तो पैरालिसिस के कई कारण होते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तब भी पैरालिसिस हो जाएगा, अगर एक्सीडेंट कोई हो जाए तब भी पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन अधिकतर जो मुख्य रूप से कारण होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन के अंदर जब रक्त स्राव हो जाता है, उनकी जो ब्लड सप्लाई है, तो उसमें मतलब ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। यदि लेफ्ट में हो रहा है तो पैरालिसिस राइट का होगा और राइट में हो रहा है तो लेफ्ट का होगा। अगर ब्लीडिंग कम हुई है तो हाथ पैरों में दूसरी साइड में कमजोरी आएगी, थोड़ी और होगी तो काम करना बंद कर देगा। यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट मूर्छा, कोमा में चला जाता है। वो फिर कंडीशन बहुत सीरियस कंडीशन होती है, उसमें सर्जरी की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास जितने केसेस आते हैं ऑलमोस्ट वो सब आधे हिस्से के पक्षाघात के आते हैं। ये बात ज़रूर है कि उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा होता है, लेकिन यदि पैरालाइज होने के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराया जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है इसमें बड़ी लाभकर सिद्ध होती है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैरालिसिस हुआ, बोलने में दिक्कत हुई, या पेशेंट बताएगा अटेंडेंट कि जी रात में ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए, इनका हाथ ही नहीं चल रहा, इनका पैर ही नहीं चल रहा। पकड़ के करते हैं तो बोले चल ही नहीं पा रही क्योंकि पैर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उनका इलाज। अच्छा, इसमें होता भी क्या है कि 30-40% में सेल्फ रिकवरी होती है। सेल्फ रिकवरी इस सेंस में होती है, जो ब्रेन में हैमरेज हुआ है वो बॉडी बड़ी कंप्यूटराइज है ऊपर वाले की तरफ से, वो अपना कंप्यूटर सिस्टम चालू कर देती है और एब्जॉर्प्शन स्लोली शुरू होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसी चीज़ें हैं जो उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। हेल्प करेंगी तो कार्य करना व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसको और बारीकी से समझना चाहेंगे। अब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जब किसी मरीज को पक्षाघात का अटैक पड़ता है, तो उस वक्त लक्षण, या शरीर क्या कुछ समय पहले भी किसी तरह के हिंट या किसी तरह के लक्षण बताता है जब रक्तचाप बढ़ने लगता है? तो कुछ ऐसी चीज़ जो हम पहले समझ जाएं। शरीर कोई हिंट नहीं देता। ब्लड प्रेशर भी क्या होता है कि एक तो होता है साइलेंट हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें कोई लक्षण ही नहीं होता, जितना मर्जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। दूसरा क्या होता है कि सिर्फ चक्कर आएगा,
और सिर दर्द होगा। कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे आज चक्कर सा आ गया, आँख के सामने अंधेरा भी आ गया। तो उसने बीपी चेक कराया, पता लगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े ब्लड प्रेशर पर पैरालिसिस हो ही जाए, तो इसमें पैरालिसिस होने के बाद ही पता लगता है, पहले से कोई लक्षण नहीं मिलता। जी, जब पक्षाघात का अटैक आता है किसी को, तो फौरी तौर पर उस वक्त क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, अगर पता लग जाए कि पक्षाघात का अटैक आ रहा है तो उसको एक तो पेशेंट को चलाना नहीं चाहिए, पेशेंट को बिस्तर में रखना चाहिए और खाने पीने के अंदर लिक्विड देना चाहिए। थोड़ा सहारे से बैठा दें, पता लगा लिटा दिया आपने, कुछ मुंह में डाल दिया, वो सांस की नली में फंस गई, तो सहारे से बैठा दें। और इतना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है तो जिस हिस्से में पैरालिसिस है उस हिस्से की सिंपल मालिश कर दें केवल, और जितना यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो उसको फिर चिकित्सक के पास जाके उसकी उचित सलाह लेनी चाहिए या उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। जी, अगर जांच करानी है तो ब्लड प्रेशर कराएंगे तो नॉर्मल मिलेगा, बाकी लीवर किडनी जितना सब फंक्शन नॉर्मल मिलता है। सीटी स्कैन कराने से पता लग जाएगा, दिमाग का ब्रेन का सीटी स्कैन कराने से कि हाँ इनको ब्लीडिंग हुआ है और कितना हुआ है। वो सिर्फ एक पहचान के लिए है कितना हुआ है, बाकी चिकित्सा अपनी जगह होती है, चिकित्सा तो करना आवश्यक है। जी, तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आयुर्वेद में क्या इसके भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं पक्षाघात के, या जिस तरह से आपने अभी शुरुआत में कहा कि अगर ये लेफ्ट साइड हो तो राइट में इसका फर्क पड़ता है, तो क्या अलग अलग प्रकार के पक्षाघात पैरालिसिस होते के प्रकार होते हैं। जैसे शरीर के एक हिस्से में होता है उसको कहते हैं एकांगघात, मोनोप्लीजिया। जी, आधे हिस्से में होता है तो उसको कहते हैं पक्षाघात, हेमीप्लीजिया। अगर केवल पैरों में होता है, केवल पैरों में होता है, उसे कहते हैं अधो अंकाघात, अधरंघात, उसे पैराप्लीजिया कहते हैं। सारे शरीर में हो जाता है तो उसको सर्वांगघात, क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। लेकिन अधिकतर पेशेंट जो आते हैं वो हेमीप्लीजिया के ही आते हैं, जी, जिसमें एक साइड कार्य करना, मतलब एक्चुअली होता क्या है, अगर ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है तो पेशेंट कहेगा मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, कम उठ रहा है, मैं हाथ की ग्रिप मेरी ठीक नहीं है। लेकिन यूजुअली जो केस आते हैं कि जी उसका लेफ्ट साइड जो है काम ही नहीं कर रहा, समझे, तो बोले काम ही नहीं कर रहा, बोले वो अब कप नहीं पकड़ पाएगा, समझे, जो कुछ हम मुंह से डाल देते हैं वो ले लेता है। जी, तो वो लक्षण तभी होते हैं जब बीमारी एस्टेब्लिश हो जाती है, डेवलप कर जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर आपने बताया कि इसका मुख्य कारण है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने से, और भी कोई वजह होती है जिसके कारण पक्षाघात, पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, कुछ और ऐसे और reasons? मैंने बताया ना आपको, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है ब्रेन ट्यूमर, तो उसका प्रेशर पड़ता है, तो उससे पैरालिसिस आता है। अगर किसी को ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस हो गया है, उससे भी हो जाता है। या किसी को एक्सीडेंट हो जाए, आप पता लगा बाथरूम में नहा रहे हैं, स्लिप की और गिर गए, हेड इंजरी हो गई, तो उससे पैरालिसिस का कॉमा भी हो जाता है। यूजुअली फिर पैरालिसिस मतलब ट्यूमर के अंदर तो धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन इन दोनों में तो सडनली बिल्कुल पेशेंट कॉमा में चला जाता है। जी, तो चिकित्सा वाली चीज़ जो है ना, ब्रेन ट्यूमर की चिकित्सा होती है, वो सर्जरी की चिकित्सा होती है। और ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसको ब्लड को सक कर लिया जाता है, वो सर्जरी की चीज़ है, मेडिसिन की नहीं है। मेडिसिन के अंदर तो जो हेमीप्लीजिया होता है उसी की चिकित्सा होती है। जी। तो आयुर्वेद की अब हम बात करते हैं, किस तरह से आज के समय में पक्षाघात का इलाज आयुर्वेद में संभव है? हाँ, आयुर्वेद इसमें एक तो इसमें डाइट का मैंने बताया कि लिक्विड डाइट देते हैं ताकि खाने में दिक्कत नहीं हो, सेमी लिक्विड डाइट देते हैं। और एक 3 इसके पार्ट हैं चिकित्सा के, पहला मालिश का, दूसरा सिकाई का, और तीसरा मेडिसिन का। तो मालिश के अंदर हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं, महाराणा तेल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत आसानी से मिल जाता है, सभी कंपनियां बनाती हैं। ये बुकिश है, मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये शास्त्रीय है, किसी का पर्सनल पेटेंट नहीं है। जी, तो उसमें महाराणा तेल है, महामाश तेल है, बला तेल है। मुख्य इसका जो उपयोग है महानारायण तेल का है। उस तेल की मालिश करना शरीर पर, और उस तेल को पीने में भी लाभ होता है, जो बहुत किसी बुक में लिखा हुआ है कि अगर 1 चम्मच से 2 चम्मच तक सुबह सुबह दूध में डाल के एम्प्टी स्टमक उस पी लिया जाए, क्योंकि तेल पीना बहुत मुश्किल पड़ता है, दूध में डाल के पी सकते हैं, बाद में थोड़ा सा दूध और ले लेते हैं। मालिश करना और अंतः प्रयोग, इंटरनल यूज, तो एक तो तेल का हो गया, दूसरा हो गया सिकाई के लिए।
मालिश करते हैं 15 से 20 मिनट तक जी। एक हिस्से पर। सिकाई के अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी की सिकाई तो नहीं काम करती, इसमें दशमूल का पाउडर आता है, बहुत इजीली फ्रीली मिल जाता है। सूखा पाउडर होता है, दशमूल में 10 ड्रग होती हैं जिनका कूट कर पाउडर बना लिया जाता है। उनको पानी के अंदर डाल के करीब 2-3 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसे बॉईल कर लेते हैं, फिर उतार कर जितना सहन हो टॉवल के 2 पीस ले लेते हैं, उससे उसकी जिस हिस्से पे पैरालिसिस हुआ है, मालिश किया है, उस पर सिकाई करते हैं, पैर पे भी हाथ पे भी। तो एक तो सिकाई का तरीका ये है। दूसरा सिकाई का तरीका जो है, ये तो है साधारण तरीका। दूसरा है कुकर के द्वारा, नाड़ी स्वेद कहते हैं उसे। कुकर के अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर पोटली बना के पाउडर डाल दिया और जहाँ से सीटी लगती है वहाँ से एक ट्यूब लगा दी जी। तो उसको नीचे अपना गैस जला दिया, तो जब जलेगा पानी तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी वाष्प। तो उस वाष्प से करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा यही रिस्क है, ज़्यादा पास से कर दोगे तो बर्न हो जाता है। तो थोड़ी दूर से या किसी उचित देखरेख की सलाह में बहुत सारे सेंटर सब जगह आजकल काम करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी सभी जगह पंचकर्म सेंटर बना दिए हैं। तो मालिश करना, तेल का अंत्यप्रयोग करना और ये सिकाई करना, बल्कि इसको 2-3 दिन बाद किया जाता है। उसकी वजह क्या है, सिकाई करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है कई बार। तो फर्स्ट 3 डेज नहीं करते, 3 दिन के बाद मालिश सिकाई करते हैं, लेकिन मेडिसिन इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। मेडिसिन के अंदर इसमें खाने वाली दवाएं होती हैं, मैं कुछ नाम बता देता हूँ। ये जो रसराज रस और व्रतवाद चिंतामणि रस, ये बुकिश है, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। थोड़ी महंगी है, इतना भी महंगा नहीं है कि आदमी ना खरीद सके, क्योंकि हमारा टोटल इलाज मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये के अंदर हो जाता है 1.5 महीने के अंदर। तो व्रतवाद चिंतामणि और रसराज रस, प्रायोरिटी रसराज रस की रहती है। मात्रा इनकी 100 मिलीग्राम की एक रत्ती की होती है। एक इसमें दूसरा है एकांग वीर रस, उसकी भी 100 मिलीग्राम की है। महावात विध्वंस रस 100 मिलीग्राम की होती है। 3 चीज़ हो गई, रसराज रस ऑब्लिक व्रतवाद चिंतामणि, ये टैबलेट फॉर्म में आती है। रस का मतलब लिक्विड नहीं है, टैबलेट फॉर्म में है। एकांग वीर रस, ये जहाँ भी रस लिखा हुआ है वो सब टैबलेट फॉर्म में है। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमको एक रत्ती की सबकी गोलियां हैं 100 मिलीग्राम की, सबकी एक गोली पीस कर और ये देख लेते हैं पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पूछ लेते हैं शुगर तो नहीं है, क्योंकि देते शहद के साथ है। यदि शुगर होती है तो उसको शहद से नहीं देते, थोड़ी जरा सी मलाई के साथ दे देते हैं। खाली पेट दिन में 2 या 3 बार, एक बार 2 बार लेना हो तो सुबह ले लेंगे और दूसरी खुराक रात को खाने से आधा घंटा पहले ले लेंगे। दिन में वैसे 2 ही खुराक काफ़ी रहती है, 3 भी ले सकते हैं। हमने तो 2 खुराक देकर यूज किया है। दवा महंगी भी है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया व्रतवाद चिंतामणि रसराज रस, अब क्योंकि इसमें गोल्ड प्रिपरेशन, गोल्ड पड़ता है, गोल्ड की भस्म पड़ती है, मोती पड़ता है, तो गोल्ड चूँकि बहुत महंगा है उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब 1 ग्राम जो है जिसमें 10 गोलियाँ होती हैं, पहले तो 700-800 रुपये का आता था, डबल डोज होगी इसलिए डबल कॉस्ट हो गई तो 1700-1500 रुपये आता है। तो सब कुछ 1-1 गोलियाँ पीसी, मिलाई, शहद से सुबह शाम चाट लिए। डायबिटिक है तो मलाई के साथ ले ली। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इसको कितना ही बता दीजिए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तो वैसे ही हैं, वो पानी से ले लेते हैं, दूध से ले लेते हैं, उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। पहली गलती तो ये करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि दवाई किसी से लिया, बनाने को किसी और को दे दिया, उसने महंगी वाली दवा निकाल ली और कुछ और दवा उसी जगह मिला दी, तब भी असर नहीं होगा। अगर प्रॉपरली आप दवा खुद बनाकर, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, दवा इकट्ठी बना के डिब्बे में रख लिया, कभी हम तो चम्मच से ले लेते हैं अंदाज से, ये कोई भोजन तो है नहीं, अंदाज से रोटी खा लीजिए। तो उसको तरीका ये है कि जैसे हमने 1 हफ्ते की मेडिसिन बनाई तो उसकी 14 पेपर रखकर बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक पुड़िया निकाली, चाट ली। एक इसमें कुचला बहुत बढ़िया काम करता है। तो कुचला बहुत कड़वा होता है, बहुत बिटर होता है, तो कुचला इसमें मिलाएंगे नहीं, मिलाएंगे तो व्यक्ति खा नहीं पाएगा। तो कुचला की टैबलेट आती हैं, कुचला की टैबलेट आती हैं, या तो कुचला बटी नाम से आती है या विष तंदुक बटी नाम से आती है, वो अपना पानी से ले लेते हैं। तो इसमें ये औषध हो गया, सिकाई, मालिश और ये औषध। और इस औषध का रिजल्ट ये है कि दूसरी तीसरी डोज में, मतलब 2nd-3rd डे ही रिजल्ट आने लगता है। जिस व्यक्ति के बिल्कुल हाथ नहीं हिलते थे, वो फिंगर्स हल्का सा, जैसे बता रहा हूँ, हल्का सा मूवमेंट देती है।
पैर अगर सीधा रखा हुआ है तो हल्का सा अंगूठा टो जो है मूवमेंट देना शुरू करता है, इसका मतलब मेडिसिन का असर हो रहा है। और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने के अंदर पेशेंट जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था वो पहले वॉकर से चलेगा, फिर वो चलने लगता है, अपना सारा काम करने लगता है। तो डॉक्टर साहब कई केसेस में ऐसा भी होता होगा कि जो पेशेंट है उसको लाने में बहुत देर हो जाती है, तो उन केसेस में कितना समय लगता है ट्रीटमेंट का, या तब संभव हो पाता है ट्रीटमेंट या नहीं? जितनी जल्दी चिकित्सक के पास आ जाए आयुर्वेद चिकित्सा में, कुछ घंटों के अंदर, दिनों के अंदर, सप्ताह के अंदर, महीने के अंदर, 1 महीने तक की मैक्सिमम रेंज है। लोग 2-3-4 महीने पे आते हैं, उनको भी आराम होता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो साल भर के बाद आते हैं, साल भर तक पैरालिसिस में, पक्षाघात में पड़े रहते हैं, सब जगह इलाज करा करा के थक जाते हैं, उनमें कोई आराम नहीं होता। उनमें तो उनकी बीमारी उनके साथ ही जाती है। तो अर्लीस्ट अगर पेशेंट को मानो आज सुबह हुआ, शाम को आ गया, शाम हुआ, सुबह आ गया, बड़ी फास्ट रिकवरी होती है। मतलब मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन के पीरियड में 40 ईयर्स के अंदर लगभग 100 पेशेंट को मैंने ट्रीट किया। होता क्या, लोग आते हैं नहीं, बाद में आते हैं। अब चूंकि जो हमारे विश्वास में होते हैं, जो परिचित होते हैं, जिसको आराम हो गया, वो दूसरों को बता देता है, बस तुरंत वहाँ चले जाओ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब नियम भी होते हैं दवाइयों के, और कोई चीज़ें साथ में नहीं लेनी, या अगर किसी का किसी और पद्धति में इलाज चल रहा हो तो क्या साथ साथ आयुर्वेद की दवा ली जा सकती है? नहीं, आप अगर देखिए होम्योपैथिक चिकित्सा को तो हम मना कर देते हैं, लेकिन एलोपैथी को चिकित्सा चल रही है तो उसके साथ इसको दे सकते हैं आधी घंटे के फर्क से, उसको हम मना नहीं करते। तो उन दवाइयों के साथ ये दवाइयाँ भी साथ साथ चल सकती हैं? साथ साथ चल सकती हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब इन दवाइयों के भी क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं खाने से, या मालिश और तेल मालिश और मसाज जो आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन कई बार दवाइयों के भी क्या साइड इफेक्ट या कुछ ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? इनके खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तभी है, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुचला फ़ायदा करता है, कुचले का पाउडर मिला लिया, वो कड़वा हो गया, और गलती से उसने पानी से ले लिया तो वॉमिटिंग हो जाती है। अगर आप शहद या मलाई से ले रहे हैं तो कोई वॉमिटिंग नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं, ना उस पर किडनी पे होता है, ना ब्रेन पे होता है, ना लंग्स पे होता है। टोटल टॉक्सिटी फ्री है इस मामले में। डॉक्टर साहब पहले कहीं ना कहीं पक्षाघात की जो बीमारी थी वो बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अगर आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो कम उम्र के लोगों में भी ये चीज़ें बहुत देखने को उसका मिलती। पहले क्या था, पहले लोगों का खाना पीना बहुत संतुलित होता था, ब्लड प्रेशर वगैरह बड़ी लेट स्टेज में जाके होता था। लेकिन आजकल देखेंगे ब्लड प्रेशर 30 ईयर्स की एज में मिल जाता है, 40 ईयर्स की एज में मिल जाता है। तो होता ब्लड प्रेशर के कारण ही है, तो उसका मेन कारण ब्लड प्रेशर होता है। अगर कम उम्र के अंदर भी हो रहा है, जैसे किडनी की बीमारी पहले कभी नहीं होती थी, अब किडनी की बीमारी बहुत अधिक मिलने लगी, वो भी ब्लड प्रेशर के कारण होती है। किडनी की ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं कि अगर किडनी पे इफेक्ट होगा तो किडनी खराब हो जाएगी, यदि ब्रेन में तो हैमरेज हो जाता है, इस वजह से पक्षाघात या पैरालिसिस होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो पक्षाघात नहीं होगा, ये पक्का है। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद में अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए क्या दवाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, हाई बीपी की जो टेंडेंसी है बहुत लोगों को रहती है। अगर किसी को हाई बीपी रहता है तो एक तो उसका कोलेस्ट्रॉल की और किडनी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, कि होता क्या है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो वसा की मात्रा होती है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो LDL VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो पता लगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल बड़ा भी नहीं है, HDL ठीक है, लेकिन LDL VLDL बहुत बड़ा हुआ है, तो ये पता लग जाएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो एक तो उसकी जांच करा लेते हैं, क्योंकि उसकी दवाएं फिर अलग से होती हैं। हमारे गूगल की प्रिपरेशन आती है, कैश्योर गूगल आता है, और मेदोहर बटी आती है, और क्या कहते हैं, और बहुत सारी दवाएँ आती हैं, जो त्रिफला गूगल आता है, जो वसा को, शरीर की वसा को कम करते हैं। तो या तो और दूसरा क्या करते हैं कि इसमें जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा रहता है उनमें प्राणायाम बहुत लाभ करता है। प्राणायाम बहुत लाभ करता है। प्राणायाम वैसे तो 8 तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्राणायाम फायदा करते हैं। एक तो अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना, दूसरी से छोड़ना, और दूसरा ये उज्जयी एक तो अनुलोम विलोम हो गया, और दूसरा कपालभाति, पेट अंदर करके जो हवा निकालते हैं, और दूसरा इसमें सर्पगंधा एक
प्लांट होता है उसकी टैबलेट आती है सर्पगंधा बटी, सर्पगंधा बटी आती है, और ब्रह्मी इसमें फ़ायदा करती है, तो ब्रह्मी की भी टैबलेट आती है, ब्रह्मी का पाउडर नहीं, ब्रह्मी बटी, सर्पगंधा बटी, इसको लेते हैं। और दूसरा आजकल रुद्राक्ष का बहुत उपयोग पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं, रुद्राक्ष पहनने में भी लाभ करता है। रुद्राक्ष का पानी, रुद्राक्ष का बीज लिया और रात को पानी में डाल दिया, रात भर भीगा रहा, और खासकर इसको तांबे के बर्तन में यूज करना चाहिए, ताम्र पात्र में पानी भरा, उसमें रुद्राक्ष डाल दिया, अगले दिन उस पानी को निकाल के पी लिया। और रुद्राक्ष का पाउडर भी यूज करते हैं, इसका कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन है कि ब्लड प्रेशर में काम करता है, ब्रेन हेमरेज में काम करता है, और कहीं अल्सर बॉडी के अंदर होती है, आमाशय में, स्टोमक में, आंतों में, तो उसमें भी लाभ करता है। लेकिन रुद्राक्ष का पाउडर थोड़ा मुश्किल से मिलता है, वो पिसवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सख्त दाना होता है, जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं उनमें पिसवा कर रख लेंगे। डोज ही बहुत नहीं है उसकी, 1 ग्राम की डोज है, दिन में 1 बार लेना होता है। तो रुद्राक्ष है, और सर्पगंधा बटी है, और ब्रह्मी बटी है। बाकी इसमें पुनर्नवा जो मूत्रल औषधि होती है वो भी देते हैं, पुनर्नवा देते हैं, गोखरू देते हैं, चंदन देते हैं, लेकिन मेन चीज़ में सर्पगंधा बटी से है। वो कहेंगे तो जो ब्लड प्रेशर के अंदर भी शर्त ये है कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो सामान्य एज ग्रुप के अंदर ऊपर वाला 130 to 140 होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, नीचे का 80 to 90 होता है। तो यदि थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 140 150 का 160 है, वो तो इन औषधि से कंट्रोल हो जाता है। नीचे अगर 100 है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन पता लगा ब्लड प्रेशर ऊपर का 200 और नीचे का 120 है, तो वो फिर हमारी औषधि से कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो आप कोई भी दवा करिए, एलोपैथिक करिए, होम्योपैथिक करिए, कोई करिए, क्योंकि उसमें दवा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत आवश्यक है। और इसमें भी डॉक्टर साहब एलोपैथिक दवा के साथ साथ, क्योंकि बहुत लोग दवाएं का प्रयोग करते हैं, एक रेगुलर डोसेज चलती है, तो साथ साथ ये वाली दवाइयाँ चल सकती हैं। बस उसका बीपी चेक करते रहे। आजकल बीपी चेक करने में क्या हो गया, डॉक्टर के पास तो आदमी जा नहीं पाता बार बार, तो वो जो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं वो उनको रख लेते हैं और उससे देखते हैं। उसमें रीडिंग कभी कभी गलत आती है, तो जब भी सेल्फ इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, समझे, बजाय मरकरी वाले के सेल्फ से करते हैं, तो उसको 3 बार करना चाहिए और 3 बार का एवरेज निकालना चाहिए। कई बार होता है कि जी ब्लड प्रेशर हमारा तो नॉर्मल चल रहा है, देखा मशीन से बहुत बड़ा हुआ है, तो वो क्योंकि वो तो बांधा और ऑन कर दिया मशीन को, वो अपने आप एयर जाती है, अपने आप धीरे धीरे एयर निकलती है, उसमें रीडिंग धीरे धीरे आती रहती है, तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। जी, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उस पर निगरानी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक, बीमारी से कहीं ना कहीं बचने के लिए। अगर उस पर निगरानी रहेगी तो पक्षाघात पैरालिसिस होगा ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि पक्षाघात का जब इलाज आपके पास कोई पेशेंट आते हैं और एक सही समय पर वो आ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में वो वापस अपने पैरों पर खड़ा होकर जाता है या पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चाहे कोई भी उम्र हो? 1 महीने से 1.5 महीना, मैक्सिमम हुआ तो 2 महीना। जी। जो बिल्कुल बिस्तर पे लेकर आते हैं, ट्रॉली पर लेकर आते हैं, स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, ना बैठ पाता है, ना उठ पाता है, ना खा पाता है, इन सब चीज़ों में फिर वो व्यक्ति 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर अपने शुरू में वॉकर से चलता है, पहले तो हाथ पैर हिलने लगते हैं, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद पकड़ के भी चल सकता है, वॉकर चलता है, फिर सेल्फ चलता है, अपना काम सेल्फ करता है, राइटिंग वाइटिंग साइन करना सब, अगर राइट साइड का भी है तो राइटिंग सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, तमाम तरह की पद्धतियां इस वक्त हैं और लोग जाते हैं अलग अलग जगह जहां उनका फेथ होता है, आयुर्वेद में पक्षाघात के इलाज के लिए व्यक्ति क्यों आए? आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से इस बीमारी को लेकर, और लोगों को क्या जानकारी आप बोलना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है कि जिनको जानकारी नहीं है और मेरे द्वारा जिनको जानकारी मिलती है वो और लोगों को भी जानकारी दें कि भाई अगर आपको पैरालिसिस हुआ है तो आप तुरंत आयुर्वेदिक चिकित्सा करा लीजिए, किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाइए। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को दिखाएं जो केवल अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, मार्केट में गया, परचेज किया, जैसे बताया वैसे खाया, उसमें कोई एडल्ट्रेशन के चांस नहीं रहते। बिल्कुल। और चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस बीमारी से दूर रहा जाए? देखिए, इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि जो डाइट का प्रावधान हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार खाइए, लघु आहार खाइए, कटे फटे फल मत खाइए, बाहर की चीज़ मत खाइए, और पिज़्ज़ा बर्गर तो बिल्कुल मत खाइए, और एडिशनल नमक मत लीजिए।
कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में आ जाता है, घर में नमक मानो कम पड़ रहा है किसी की वजह से, वो डालने लगते हैं। आदत में आ जाता है तो वो नमक डाल के ही खाते हैं, चेक नहीं करते। तो एडिशनल नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो गाय का घी है, शुद्ध घी, वो तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन वो घर का ही होना चाहिए बनाया हुआ। कि आपने मलाई का घी बना लिया वो तो ठीक है, और मार्केट से घी लिया है उसका कोई श्योरिटी नहीं होती इसमें क्या मिला रखा है। अच्छा, एडल्ट्रेशन बहुत सब बचना चाहिए, तो इसलिए हल्का लघु आहार विहार सब करना चाहिए, प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम जानकारी दी, पक्षाघात से जुड़ी तमाम आपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं पक्षाघात बीमारी से जुड़ा संजीवनी का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय पे मुलाकात करेंगे, एक और हस्ती के साथ, एक और विशेषज्ञ के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।